आज के इस विषय के लिए यहाँ हमारे आज के विषय के प्रमुख हमारे दोस्त बेटेन जी, राजकुमार जी, सफरिया जी और हमारे दूसरे साथी और यहाँ पर बेस्ट साइड हो जी सभी जाने माने देश से आए हुए लेखक, साहित्यिक सभी और मेरे दोस्त सरस्वती सम्मान देने वाले भारत के विद्वान लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिपाले जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं प्रथम शुक्रिया अदा करूंगा कि साहित्य अकादमी और भारत सरकार सांस्कृतिक विभाग से इस तरफ से उन्मेष का इतना बड़ा उत्सव हो रहा है और इसमें हम सभी लोग सहभागी हो रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। सही बोले तो आज का विषय बहुत ही अच्छा और गहरा है, सामाजिक प्रगति में दलित साहित्य की भूमिका। और मैं समझता हूँ कि भारत में हजारों साल से दबे कुचले जो लोग थे, जिनको समाज ने, गांव ने नकारा था, ऐसा वर्ग प्रथम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इसके संविधान के जरिए हम सब लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली सबके बराबर आने की और एजुकेशन लेना शुरू हो गया। तब से हमारे लेखन को शुरुआत इस देश में हुई और देखते देखते सही बोले तो पूरे भारत में वो स्थिति थी, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र, जैसे मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, तो महाराष्ट्र में सबसे पहली अपनी जीवन गाथा लिखने का बहुत बड़ा जोर शोर से काम हुआ और इसके बाद भी पूरे भारतवर्ष में हर भाषा में दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य की बहुत जोर शोर से अपनी जो बातें हैं, अपना जो मन में जो एक सी कलश थी वो बाहर आने लगे और साहित्य के रूप में सब लिखने लगे। मेरे जैसा एक लड़का जिनको गांव करना ही नहीं, हम तो उच्चक के लोग, हमेशा उठा के इधर उधर चलने वाले लोग थे, जो खाना बदोश थे, जो अंग्रेजों ने 1871 में बाय बर्थ क्रिमिनल लॉ लाया कि माँ के पेट से पैदा होते ही बच्चा क्रिमिनल बोल के पैदा होता है। ये कानून भारत में 1871 में आया और उस कानून के तहत हम इस देश में ना गांव के रहे, ना समाज के रहे, ना कहीं एक जगह रुक नहीं सकते थे, क्योंकि वो कानून शायद आप लोग कितना जानते मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमने उसको भोगा है और वही हमने लिखा है कि उस समय आजादी की जंग थी, जब 1757, 1857-58 में जब हमने आदिवासी लोगों ने उठाव इस देश में किया, तब से अंग्रेजों ने हमें 198 कास्ट को बाय बर्थ क्रिमिनल घोषित किया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसके बारे में एक कानून बनाया गया कि ये लोगों को एक वेट पे एक जगह कुंपण लगाकर दीवार बनाकर इसको कैद खाने में डाल दिया जाए। और ये पहला कैद खाना भारत में ऐसा था कि जिसके बारे में सभी लोगों को एक इकट्ठा माँ बाप भाई बहन को सबको अरेस्ट करके रखा जाता था और 3 बार, एक दिन में 3 बार हाजिरी देना पड़ती थी कि ये लोग कहीं बाहर न जाए। ऐसी स्थिति में आजादी के बाद भी ये लोगों को आजादी नहीं मिली, ये भारत की शोकांति का। और इसी के बारे में हमने हमारा लेखन शुरू किया। मेरा उठाई गिर या उच्चक का जो अंग्रेजी में द ब्रांडेड किताब है, वो मैंने पहला लेखन शुरू किया और मैंने ये जो बातें हमने लिखी पहली बार कि हम इंसान कैसे नहीं, जानवरों को भी यहाँ नजदीक किया जाता है, लेकिन हमें इंसान रहकर भी हमको नजदीक नहीं किया जाता है। हमको भाषा के नाम पर या जाति के आधार पर गांव गन्ने के बाहर रखना, ये कितना जुल्म सहना पड़ता है, ये बारे में लिखा। इतना ही नहीं कि आपको
इस बात को भी अवगत करूंगा कि आजादी 47 को मिली, लेकिन हम लोगों को 52 में आजादी मिली। जब तक हम कैद खाने में थे भारत में, दिल्ली में भी कैद खाना है रामपुरी में, और वहां ठक्कर पापा काम करते थे। और हम 198 जनजाति आज भी भारत में, यानी आजादी के पहले इनकी लोक संख्या 3 करोड़ थी। 3 करोड़ लोगों को अरेस्ट करना, एक जगह रखना, उनको एजुकेशन नहीं देना, ये सभी बातें होती थी। और माँ बाप बेटे बच्चों के साथ एक जगह रखना, ये बातें चली 31 अगस्त 1952 तक। और इसलिए मैं आपको अवगत कर रहा हूँ कि दलित साहित्य की पीड़ा क्या थी और किस तरह से उनको जीना इस देश में पड़ता था। और उनका राइटिंग आज पूरे भारतवर्ष में, आज विश्व में पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है बच्चों को। उसके ऊपर हमारे शरण कुमार लिम्बाड़ी जी के तो 50 किताबें आई है, और वो सभी भाषा में, अभी मेरे जैसे उच्चता का किताब करीबन 17, 18, 20 भाषा में भारत में उसका अनुवाद हुआ है और लोग पढ़ते हैं। यानी विश्व में इनकी एक तुलना इसलिए हुई क्योंकि इसके बारे में समाज को आज भी जानकारी नहीं। जब हमारी किताब पढ़ते हैं तब उनको मालूम पड़ता है कि यार ये उच्चक क्या होता है, यानी नाम भी सही नहीं। यानी लोग गाली देते हैं, ये उच्चक क्या, उचल्या, ये और कोई चोर, पारदी, टकारी, और वो हमारी जाति, यानी जिसको इज्जत नहीं, ऐसी जाति लेकर हमने दिए। और दलित साहित्य ने अपना एक आयाम बनाया इस देश में और एक बड़ा संशोधन किया, और उसी के ऊपर से आज समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं सभी समाज बुरा होता है, ऐसा नहीं है। समाज में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो हमको बहुत लोगों ने साथ भी दिया। और इस साहित्य की विवेचना, जिस हम ब्राह्मण को कभी ये करते हैं कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा भी सभी नहीं है। उन्होंने भी बहुत साथ दिया, उन्होंने भी लिखा। हमारी किताब के बारे में लिखने वाले लोग तो उच्च वर्गीय थे, उसकी समीक्षा करने वाले भी लोग उच्च वर्गीय थे। लेकिन समाज में ये तो मानना पड़ेगा कि हमारे समाज में नीचे का ऊपर का ऐसा स्तर बनते बनते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आति शूद्र, और हम आति शूद्र से भी आति शूद्र है। यानी हमको गांव गन्ने में चमार का बाड़ा होता है, दलित का बाड़ा होता है, लेकिन हमारा कहीं बाड़ा ही नहीं होता। गांव में आए कि इसको मारो पीटो ऐसा होता है। तो हकीकत ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 अगस्त 1952 में हम लोगों को आजादी देने के लिए संसद में ठराव मांगा, और उस ठराव में पंडित जी बोलने लगे कि हम मुक्त है क्योंकि हम जंग नहीं लड़े हैं, लेकिन आप तो आदिवासी लोग जंग लड़ने वाले हो और इस देश की आजादी में आपका बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए हम आज से विशेष मुक्त करते हैं। विशेष मुक्त का नाम शॉर्ट फॉर्म में विमुक्त हो गया, और ये विमुक्त आज भी गोमतगढ़ है, आज भी इनको विमुक्त कर दिया। और एक संसद बिहार का एक संसद था, तो उसने बोला भाई हमें विशेष मुक्त कर दिया है ये लोगों को, लेकिन इनके लिए संविधान में क्या प्रावधान कर रहे हो, इसके लिए कोई बजट बना रहे हो? तो पंडित जी मैं आपका अभिनंदन करूंगा, अभी खाली विमुक्त करने से मैं नहीं आपका अभिनंदन करूंगा। और वही हुआ दोस्तों, आजादी के बाद 5 साल 16 दिन के बाद हमें आजादी मिलने से हम संविधान के बाहर है। आज भारत के 25 करोड़ लोग संविधान में नहीं आते और संविधान के बाहर है। ये विमुक्त घुमंतु डीनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब, ये जमात आज भी संविधान के अंदर नहीं है, क्योंकि 50 के संविधान आया और 50 के बाद 5 साल 16 दिन के बाद हमको आजादी मिलने से संविधान को बाहर है। महाराष्ट्र में हो या कर्नाटक, आंध्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में आज भी हमें संविधान में न आने से हमको कोई प्रोविजन नहीं है। और अंग्रेज अच्छे थे, 1913 में उन्होंने खुद का बजट बनाया था और इनके लिए कोई राहत दी थी, लेकिन अंग्रेज गए और ये हमारे अभी नए अंग्रेज की जगह लेने वाले लोगों को हमको भूल दिया। और
हमें संविधान के अंदर जगह न देने की वजह से ये लोग आज भी चोरी उचक के बोल के इनको गांव के बाहर रहने देते हैं। और हकीकत ये है कि ये लोग चूहे खाते हैं, बिल्ली खाते हैं, खरगोश खाते हैं और सुअर खाते हैं, इसलिए उनको गांव में भी नहीं आने देते। आज उनको इतनी मारपीट करके मैं इसका संगठन करता हूँ भारत में, महाराष्ट्र में, कि ये लोगों के हाथ मरने के बाद अभी आपके लोगों के मालूम के लिए बीड डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, बीड में और नगर में एक औरत बिजली गिरने से मर गई, तो उसको दफनाने के लिए गांव ने जगह नहीं दिया, इसलिए वो जंगल में जाना पड़ा 5, 7, 8 किलोमीटर, वहां भी उसको दफने नहीं दिया। यानी मरने के बाद भी जगह अगर इस देश में इंसान को नहीं मिलती तो हमारी देश की आजादी किस तरफ चल रही है, इसका भी सोच करना पड़ेगा। यानी रोटी के लिए चोरी करने वाला यहाँ चोर गुनेगार उचक्के होते हैं, लेकिन देश का बजट चुराने वाले और परदेश जाने वाले उनका नाम हर रोज टीवी में आता है। ये हमारे देश की आजादी के बाद हकीकत है और ये राइटिंग में हम लोग पहली बार लेके आए हैं। अभी ये हकीकत है कि मैं मेरी जीवनी लिखा तब मुझे लोगों ने बोलने लगे कि आपने ये क्या लिखा है, हमको तो पता ही नहीं कि ऐसी बातें होती है चोरी करने के लिए। अभी महाराष्ट्र में ये स्थिति है कि आदिवासी में बिखराव करने का साजिश हमारे देश में। दोस्तों मेरे जैसा लेखक ये करेगा कि परिवर्तन तो निश्चित आया, हमारे देश में सोच बदल गई है, हमारा परिवार अभी बढ़ गया है, एजुकेशन बढ़ रहा है और हम लोगों के राइटिंग के वजह से समाज में सजगता आई है। और समाज में सजगता आने से जिस ब्राह्मण को हम गाली देते थे वो अभी हमारे दोस्त बन गए हैं और वो दोस्त बन के वो हमें सहारा देने का काम कर रहे हैं। समाज इतना बदल गया है, इतना मिक्सअप हुआ है कि आज दलित साहित्य आज विश्व का सबसे अच्छा साहित्य माना जाता है। मेरे जैसे लड़के का स्टडी करने के लिए लंदन से, अमेरिका से, कितने बाहर से, अब्रॉड से लोग आते हैं दलित साहित्य का स्टडी करने के लिए। तो ये ऊंचाई आजादी के 75 साल के बाद अगर इतना ऊंचाई पे साहित्य गया है, मुझे लगता है कि ये दलित साहित्य को अगर हम उसी समय अगर आजादी में अगर मौका मिलता था तो और ही देश आगे जाता था और उसका साहित्य आगे जाता था। दोस्तों इस पानी में इतना ही कहूंगा कि भारत में आज जो जातिवाद और धर्म का जो सिलसिला चल रहा है, तो इसमें आज दलित साहित्य बहुत जोर शोर से लिख रहा है। कन्नड़ा में लिख रहा है, तेलुगु में लिख रहा है, मलयालम में लिख रहा है, हर भाषा में आज ये दलित साहित्य उभर के आ रहा है। और मुझे पूछे है कि खाली दलित बोले तो एक तबका नहीं है, दलित बोले तो एक तबका नहीं है। मैं जब महाश्वेता देवी के साथ काम किया, महाश्वेता देवी, राजेंद्र यादव ऐसे लेखक के साथ किया और पहली बार ये विमुक्त घुमंतु आदिवासी का अटल बिहारी वाजपेयी ने पहला आयोग बनाया। अभी तक हमारा आयोग या कुछ भी नहीं था, यानी पढ़ लिख कर हम साहित्य में नाम होने से भारत में इतना बदलाव आया कि महाश्वेता जैसी लेखिका, राजेंद्र यादव जैसे लोग हमें नजदीक किए, हमारे साथ चले और अटल बिहारी वाजपेयी को निवेदन देने के बाद उन्होंने पहला आयोग ये डिनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स का आयोग बन गया। और वेंकट चलैया जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने हमारा आयोग बनाने के लिए भारत सरकार को सिफारिश की और एक नया माहौल इस देश में आया। आज जो इदाके कमेटी थी, इदाके आयोग था, वो हमारे लिए बना था और आज वो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि दलित लेखक या आदिवासी लेखकों ने अपनी जीवनी लिखकर, अपनी विचारधारा लिखकर देश के लोगों को बदलाने को मजबूर किया। आज समाज बदल रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात है
कि आज दलित साहित्य हर जगह लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और एक नया आयाम देने का काम इस देश में हो रहा है। दोस्तों, जाते जाते मैं एक ही बात कह के जाऊंगा कि आदमी पेट के लिए क्या क्या करता है, कितना उसको बेलन बेलना पड़ता है। इसकी एक कहानी भी नहीं है कि बोल के मैं समाप्त की तरफ आता हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलने वाले हैं बैठे हैं यहाँ। ये मेरी कहानी इतनी है कि हम बचपन में यानी चोरी करके अभी इतना इजी काम नहीं रह गया। बैंक आए, बहुत से आए और जेब कतराना इतना आसान काम नहीं होता। उसको भी बहुत यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग में जैसा बच्चों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, वैसा जेब कतराने के लिए उतनी मेहनत हमको ट्रेनिंग दी जाती है। और उस ट्रेनिंग से हम किसका चलते चलते जेब का पॉकेट मारना इतना आसान काम नहीं होता। ये भी दिमाग का काम होता है। यानी हम इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ऐसा मत समझो कि इनको कुछ पता नहीं। क्योंकि मेरे दादा ने चूहे को ट्रेनिंग दिया था चोरी करने का। अभी तुम बोलोगे चूहे को कैसा ट्रेनिंग दिया जाता है, तो चूहे पकड़ता था। हमारा गांव के बाहर पाल रहता था, तो उसमें चूहे आते थे, तो चूहे रात को पकड़ता था। और आमिर जो खेत वाला किसान होता है, जिसको बागिया बहुत आती है, गेहूं की बागिया, तो ऐसे खेत में रात को अमावस्या के दिन रात में वो खेत में छोड़ के आता था पूरे चूहे। और वो चूहे सभी गेहूं की बालियां काट काट के अपनी बिल में लेके जाता था। और फिर हम वो सभी ये हो गया निकालने का काम कि वो हम खोद कर बिल में इतने ऐसे बड़े बड़े थैले भर के वो गेहूं लेके आते थे। तो वो किसान बोलता था, अच्छा हुआ कि ये लोग आते हैं और चूहे मार के भी खाते हैं और बालियां लेके जाते हैं, अगले साल चूहे तो नहीं लगेंगे, इसलिए खुश रहता था। और हम सब गेहूं लेके आते थे। तो मेरे दादा ने मेरे 3 भाइयों की शादी किया था, इतना क्यों जमा किया था, और उसको कोई चोरी नहीं बोलता था। यानी चूहे को भी चोरी करने वाला सिखाने वाले लोग हैं। हम बेअक्लमंद नहीं है, हम अक्लमंद लोग हैं। इसलिए हमारे यहाँ बेचैन है। हम बेचैन इसलिए है कि हम नया जमाना बदलना चाहते हैं और हम लिखना चाहते हैं। और संवरिया जी है, राजकुमार है, यानी हम राजकुमार आने वाले दिनों में हम राज करने वाले हैं। जितना हम साहित्य लिख रहे हैं, जितना ही करता हूँ। और फिर से साहित्य अकादमी को और भारतीय संस्कृति विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों ने मेरा सुना। फिर से जय भारत, जय हिंद।